हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 243 पर एक्सरसाइज 9.4 है ना। तो हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9.4 से। ओके, तो इन क्वेश्चन नंबर 9.4 it is said, in question number 9.4 it is said that read the following statements below carefully and state with reasons if it is true or false. The young modulus of the rubber is greater than that of the steel, है ना। तो young modulus of rubber is greater than that of the steel, क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट? तो बहुत सिंपल है बेटा, देखिए अगर आपके पास एक रबर है एंड इफ यू अप्लाई स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, इफ यू अप्लाई स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, देन व्हाट यू विल सी दैट हियर वी कैन से elongation is greater, है ना। तो elongation is we can say greater, but here you will have to apply more stress to as compared to this one, more stress to have this much elongation. मतलब रबर के अंदर आपको elongation ज़्यादा चाहिए ना, तो कम स्ट्रेस होना चाहिए। तो ये वाला सिग्मा स्मॉल अगर हमको चाहिए, मतलब जितनी स्ट्रेस हमको रबर में स्ट्रेन चाहिए, जैसे हमको स्ट्रेन एप्सिलॉन चाहिए, है ना, तो इसमें हमको छोटा सा लगाना पड़ेगा और ये वाला जो है हो जाएगा आपके पास, ये वाला आपके पास हो जाएगा सिग्मा लार्ज एज कंपेयर टू एप्सिलॉन। तो अगर स्टील के अंदर अगर आपको ज्यादा स्ट्रेन या उतनी ही स्ट्रेन चाहिए, तो यू विल हैव टू टेक दिस सिग्मा वेरी लार्ज। सो क्या मतलब हुआ कि वाई आर इज लेस देन वाई एस, है ना। तो वाई आर इज लेस देन वाई एस, so this statement is false. The young modulus of the rubber is greater than that of the steel. No, young modulus of rubber is less than that of the steel, because young modulus के अंदर क्या होता है, stress divided by strain। अगर ये आप दोनों सेम रख दो तो यहाँ पर आपको कम स्ट्रेस प्रोड्यूस करनी पड़ेगी और स्टील के अंदर ज्यादा स्ट्रेस आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। So you can say YR is less than YS. Okay. Now the second question, it says the stretching of coil determines determined by its shear modulus. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक स्प्रिंग है ना। Now if you apply the force in this direction, तो ये जो आपके पास जो स्प्रिंग है ना, कॉइल या तो स्प्रिंग है, तो कॉइल या तो स्प्रिंग है ना, तो उसके ये इस पार्ट पर मतलब उसके टेंजेंशियली उसको शियर स्ट्रेस डेवलप होगी। तो शियर स्ट्रेस इज डेवलप यहाँ पर होगी आपके पास। जब आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस वी कैन से डेवलप होगी। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट ही है, क्योंकि अगर आप स्प्रिंग को जो है अगर आप फोर्स लगाओगे तो ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब द फोर्स विल बी टेंजेंशियली उसको लगेगा। तो अगर टेंजेंशियली लगता है तो ये क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस। सो द स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉड्यूलस व्हिच इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, है ना। तो पहला वाला रॉन्ग है, दूसरा वाला आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9.5 में। तो इन क्वेश्चन नंबर 9.5 अगर आप देखोगे, two wires of diameter 0.25 centimeter, one made of steel and the other made of brass, are loaded as shown in figure 9.13. The unloaded length of the wire is 1.5 meter and that of the brass is 1 meter. Compute the elongations of the steel and the brass wire. ठीक है, तो अगर हम लोग जो है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल
यहां पर आपके पास ये 1.5 मीटर लेंथ की अगर हम लोग जो है यहाँ पर स्टील वायर लेते हैं, सपोज दिस इज स्टील वायर है ना, और इसका डायमीटर इज गिवन हियर 0.25 सेंटीमीटर, so radius will be equal to 0.125 centimeter. This is going to be your rigid support. ये rigid support है। अब यहाँ पर ये 1.5 मीटर का स्टील का जो है आपको यहाँ पर एक वायर है and you have connected or you have held 4 kg of load at this end. Now here it is 1 meter brass wire. Here it is 1 meter brass wire and here 1 meter ये वाला हो गया आपके पास brass हो गया और यहाँ पर आपके पास 6.0 किलोग्राम उसका जो है लोड हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कंप्लीट द elongations of the steels and the brass wire, तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, हमको स्टील का यंग मॉड्यूलस उनको देना चाहिए लेकिन नहीं दिया, that is 2 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये वाला हो जाएगा। और ब्रास का जो है ना ये आपको शायद मिलेगा, ब्रास का नहीं दिया हुआ है बट ब्रास का मुझे याद है कि 97 गीगापास्कल ये आपको दे एग्जाम में देंगे ही देंगे है ना। तो लेट अस से 97 को हम लोग 100 लिखते हैं तो 1 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दो इंफॉर्मेशन आपको कंपल्सरी इनको देनी ही चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट कंप्यूट द elongations in the steel and the brass। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे सिर्फ स्टील की है ना, तो स्टील को सिर्फ ये 4 किलोग्राम नहीं उठाना है, ये 4 किलोग्राम सिर्फ स्टील को नहीं उठाना है, उसके साथ साथ में ये 6 किलोग्राम को भी उठाना है, मतलब टोटल मास है तो द स्टील वायर इज 10 किलोग्राम, ये दोनों का एडिशन। ठीक है, अब हमारे पास यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील is equal to sigma upon epsilon. They are asking us to find out the elongation. So what can be done? Young modulus of steel into elongation is equal to, we can say, sigma. So ys into delta L by L is equal to, we can say, sigma. So ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास, delta L is equal to sigma into L divided by ys. So delta L is equal to sigma. Sigma क्या होगा? F divided by A. Sigma will be equal to F divided by A into L into, we can say, ys. अब इसी तरह से हम लोग डेल्टा L ढूंढेंगे। सो F क्या होगा आपके पास, mg है ना, F will be equal to mg। m कितना लेंगे आप, 10 किलोग्राम, g 10, और यहाँ पर आपके पास पाई r स्क्वायर ये वाला होगा पाई r स्क्वायर इनटू लेंथ कितनी लेंगे, 1.5 मीटर इज गिवन, और यहाँ पर अगर आप देखोगे यंग इज 2 into 10⁻11, तो ये आपको डेल्टा L ऑफ स्टील मिल जाएगा। ठीक है ना। सो डेल्टा L ऑफ स्टील कैसे ढूंढेंगे आप, यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, सो ys into एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा, सो ys into डेल्टा L by L is equal to sigma, so delta L is equal to sigma into L upon ys, so delta L is equal to F into L upon A into ys। तो ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास, mg upon pi r square into 1.5 into 2 into 10⁻11। ये वाला आपके पास जो है स्टील के लिए आ गया। वैसे ही आप जो है देखिए स्टील के लिए आप m कितना रखोगे, तो m आप 10 किलोग्राम रखोगे, देखिए इतना ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो है अगर हम लोग ब्रास के बारे में पूछेंगे तो ब्रास के बारे में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 4 किलोग्राम था, और ब्रास के वायर को तो सिर्फ 6 किलोग्राम को ही उसको बेयर करना पड़ता है। The young modulus of the brass is equal to sigma into epsilon. So YB into, we can say, epsilon is equal to F by A. So delta L by L into YB is equal to F divided by A. So delta L is equal to FL upon A by B, है ना। तो ये वाला कितना हो गया, so delta L is equal to F की जगह पे आप लोग कितना लिखोगे, mg। m कितना लिखोगे यहाँ पर 6, यहाँ पर m 6 किलोग्राम और g, और l आपको 1 मीटर दिया हुआ है, और a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर इनटू yb। जैसे यहाँ पर आपने
पाई r कितना लोगे, दिस इज r, ये वाला r दोनों के लिए है, तो यहाँ पर भी आप जो है r का वैल्यू रख के आराम से जो है डेल्टा l ऑफ ग्रास आप आराम से ढूंढ सकते हो. So this is how we can easily find out the value of delta l s and delta l b. Okay, now the next question, question number 9.6. Question number 9.6. So in question number 9.6 it is saying that the age of aluminum cube is 10 centimeter long. Listen, the age of the aluminum cube is 10 centimeter long. One face of the cube is firmly fixed to a vertical wall. A mass of 100 kilogram is then attached to the opposite face of the cube. The shear modulus of aluminum is 25 gigapascal, and what is the vertical deflection on this face? So what actually happens, you have got here, this is question number 9.6 is there, and here you can see that this is the cube. Cube means what? All the edges have the same length. So the edge of aluminum cube is 10 centimeter long. So here it is 10 centimeter, here also it is 10 centimeter, here also it is 10 centimeter. One face of the cube is firmly fixed to the vertical wall. That means here this is vertical wall is fixed, and a mass of 100 kilogram. Here mass of 100 kilogram is fixed at this point attached to the opposite face of the cube. The shear modulus of the aluminum is 25 gigapascal. So the shear modulus G is equal to, we can say, 25 pascal. Now you might be aware of the fact कि देखिए अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये वाला अगर आपके पास क्यूब है, दिस क्यूब लाइक दिस, ये वाला क्यूब है, और अगर आपने यहाँ पर मास लगा दिया तो ये वाला जो है इस फेस का आपको एरिया ढूंढना पड़ेगा, इस फेस का, ये वाला फेस का. सो एरिया कितना होगा? सो एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर. सो इट इज इक्वल टू 10 into 10 raised to -2 का स्क्वायर. सो ये वाला कितना हो जाएगा? 10 raised to -2 है ना, मीटर स्क्वायर. क्योंकि ये लेंथ जो है बेटा, लेंथ इट इज गिवन हियर इन सेंटीमीटर, सो वी मस्ट कन्वर्ट दिस इनटू मीटर. So area will be equal to 10 raised to -2 meter square. Now we can say G is equal to sigma upon epsilon. So we can say G into epsilon is equal to, we can say, sigma. So G का वैल्यू है 25 gigapascal, that means 10 raised to 9, 25 into 10 raised to 9 gigapascal यहाँ, ठीक है. तो it is gigapascal, and here 10 raised to 9 into epsilon is equal to delta L by L. Delta L by L is equal to F divided by, we can say, A. तो यहाँ पर कितना हो गया? ये वाला हो गया डेल्टा L. हमको क्या ढूंढना? इलोंगेशन ही ढूंढना है ना. ओके, सो इलोंगेशन डेल्टा L is equal to F. F का क्या वैल्यू हो गया? mg. F का क्या वैल्यू हो गया? mg. A कितना हो जाएगा? L square. A L square into, we can say, L upon 25 into 10 raised to 9. So this will be equal to, we can say, delta L. So this L and L will get cancelled. हम लोग सारे इक्वेशंस के अंदर रखेंगे. ये 100 किलोग्राम है, ये 10 है, और यहाँ पर 10 into 10 raised to -2, और यहाँ पर 1 upon 25 into 10 raised to 9. So this is going to be, we can say, delta L. ये वाला हमारे पास delta L आ जाएगा. ये आपको ढूंढना है ना. So you will have to calculate this and make the value of delta L. So what did we do here? We simply put shear stress is equal to sigma upon epsilon. So G into epsilon is equal to sigma. So 25 into 10 raised to 9 into delta L by L is equal to F by A. So delta L, if you make this delta L as the subject of the equation, so all the things will move to that side of the equality. So it will be equal to mg upon A is L square, because here this is nothing but this is a cube. So this face will having the area of L square,
तो ये वाला आपके पास L स्क्वायर हो जाएगा. So if you do the division, you will get the value of delta L. Okay. So this is how we can easily find out the value of delta L. Now we can say question number 9.7. Now in question number 9.7 it is said, देखिए question number 9.7 है ना. तो in question number 9.7 it is said that four identical hollow cylindrical columns of mild steel support a big structure of mass 50 kg. The inner and outer radii of each column are 30 and 60 centimeter respectively. Assuming that the load distribution to be uniform, calculate the compressional strain of each column. ठीक है. अब माइल्ड स्टील है, ठीक है, उसका यंग मॉड्यूलस आपको देना चाहिए. विदाउट यंग मॉड्यूलस आप नहीं कर पाएंगे इसको. तो ये वाला हमारे पास देखिए 4 कॉलम्स आर है. या पहला वाला कॉलम हो गया, यहाँ पर आपके पास दूसरा वाला कॉलम होगा. द सेकंड कॉलम विल बी लाइक दिस, ऐसे होगा आपके पास सेकंड वाला कॉलम. एंड द थर्ड कॉलम विल बी लाइक दिस. हियर यू विल गेट द थर्ड कॉलम एंड हियर यू विल गेट द फोर्थ कॉलम, है ना. सो हियर 4 कॉलम्स आर देयर एंड द टोटल लोड इज गिवन हियर एज 50,000 किलोग्राम. मतलब स्टील स्ट्रक्चर है और स्टील स्ट्रक्चर पे यहाँ कुछ भी ट्रेन वगैरह कुछ भी रखी होगी, है ना. तो इसकी वजह से 50,000 का ये वाला जो है आपको लोड आ रहा है. नाउ लोड इज इक्वली डिवाइडेड इन 4 पिलर्स. सो ईच कॉलम विल bear load of 50,000 divided by 4 is equal to 125,000 किलोग्राम. ओके, मतलब 50,000 किलोग्राम का लोड अगर 4 कॉलम में इक्वली डिवाइड हो रहा है तो हर कॉलम जो है 12,500 किलोग्राम जो है वो बियर करेगा. ओके. नाउ यहाँ पर जो है यंग मॉड्यूलस ऑफ द स्टील, माइल्ड स्टील है, ये है 190 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये आपको देना चाहिए, उनको नहीं देगा. या 200 की आप ले सकते हो माइल्ड स्टील का. तो y is equal to 190 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और you may take 200 also, but in examination they will certainly give you this information, that is what is the value of young modulus of the mild steel or the steel. Now you can say that how much is the compression of each column. So compression means epsilon कितना है उसका. So young modulus is equal to we can say sigma into epsilon, है ना. अब हमको epsilon ढूंढना है, तो epsilon हम लोग कैसे ढूंढेंगे? It is sigma upon ys, है ना. तो ये epsilon is equal to f divided by a, है ना, into we can say ys. अब आप देखोगे यहाँ पर epsilon is equal to f कितना होगा? mg. और एरिया कितना होगा? देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास जो एरिया है ना, इफेक्टिव एरिया, ये कॉलम की बात करेंगे, तो ये कॉलम होलो है. यहाँ पर इंटरनल रेडियस आपके पास r1 है और एक्सटर्नल रेडियस r2 है. मतलब द इनर रेडियस इज r1. लेट मी ड्रॉ लाइक दिस. सपोज दिस इज द कॉलम एंड हियर द इंटरनल रेडियस इज r1 which is 30 centimeter, not meter but 30 centimeter, and the outer radius is r2 which is we can say 60 centimeter. So area is equal to we can say pi r2 का स्क्वायर minus r1 स्क्वायर into ys. ठीक है. So epsilon is equal to m कितना है आपके पास? 12500 into we can say 10, है ना. g की जगह पे आप क्या लिखोगे? 10. पाई की जगह पे पाई, और यहाँ पर आप लिखोगे 60 का स्क्वायर minus 30 का स्क्वायर. लेकिन ये सेंटीमीटर है ना बेटा, तो आपको -10⁴ बाहर लिखना पड़ेगा, है ना. 10⁴ जो है आपको बाहर लिखना पड़ेगा, और साथ में यंग मॉड्यूलस भी आपको लिखना पड़ेगा,
यस यू कैन सी। तो यहाँ पर यंग मॉड्यूलस आपको लिखना पड़ेगा दैट यंग मॉड्यूलस इज 190 इंटू 10⁹ है ना। तो ये वाला आप पाई का वैल्यू रखोगे 3.14 और यहाँ से एप्सिलॉन आप ढूंढ लो, एप्सिलॉन जो है आप ढूंढ लो। तो एप्सिलॉन विल बी वी कैन से हियर दैट व्हाटएवर इट मे बी, जितना भी आया आपको, हमने क्या कर दिया यहाँ पर 50,000 किलोग्राम इसका लोड था। तो अगर 50,000 किलोग्राम इसका लोड था तो ईच कॉलम कितना लोड बेयर करेगा, ये 12500 किलोग्राम। So young modulus of the steel, mild steel is 190 according to my knowledge. मैं वेरी आप गूगल कर लेना है ना। It is mild steel is approximately 190 into 10⁹. This information must be given. Without this information, you cannot solve the question. Okay. So pi s is equal to sigma upon epsilon. So epsilon is equal to sigma upon ys. So f upon a into ys. So put the value. But here the effective area is this much only. Okay. Now effective area is this much only. ये वाला आपके पास effective area आ जाएगा. So area is equal to pi r2 का square minus pi r1 का square. So pi r2 square minus r1 square. Now you will have to put this centimeter, not in centimeter, but you will have to put this 30 centimeter into meter. ये मीटर में ही आपको रखना पड़ेगा। तो r2 और r1 को मीटर में रखोगे तो you will get the value of this. Okay. So this is how we can easily find out the compressional strain. The word used is compressional strain. Okay. So this is how we can easily find out the compressional strain. Okay. Now the next question which we are going to solve. See, calculation has to be done by you. Okay. Now we can say a piece of copper having rectangular cross section of 15.2 millimeter into 19.1 millimeter is pulled in tension with 44,500 Newton force, producing only elastic deformation. Calculate the resulting strain. They are asking us to find out the resulting strain. So what actually they have given us that this is the copper block, है ना। यहाँ पर आपके पास कॉपर है और यहाँ पर आप एक फोर्स लगाते हो। कितना फोर्स लगाते हो बेटा? 44,500 न्यूटन। And the area of this block is given here. How much it is? 15.2 into 19.1 into 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? इसके साथ में 10⁻³ लगाना पड़ेगा, इसके साथ में 10⁻³ लगाना पड़ेगा, तो ये टोटल मिला के 10⁻6 हो गया। ठीक है ना। तो ये वाला आपके पास ऐसे हो गया। फिर उसके बाद जो है ये वाला क्या करता है? प्रोड्यूसिंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन। कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन। सो अगर हमको स्ट्रेन करना है ना तो हमारे पास यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर कितना है। यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर 120 into 10⁹. So copper का यंग मॉड्यूलस हमको मिल गया। यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर is 120 into 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. So they are asking us to find out the strain. So what we will do here? Young modulus of copper is equal to sigma upon epsilon. So young modulus is 120 into 10⁹ और ये वाला कितना हो गया आपके पास सिग्मा. Sigma is equal to f by a into we can say epsilon. So epsilon is equal to f by a into 120 into 10⁹. ठीक है, ये वाला आपके पास हो गया. अब यहाँ पर epsilon is equal to ये f कितना है 44,500. a कितना है बेटा ये वाला 115.2 into 19.1 into 10⁻⁻6 और ये कितना हो गया आपके पास 120 into 10⁹. तो ये वाला आपके पास epsilon हो गया. Okay. So this is how you can easily find out the value of epsilon like this. Okay. अब a steel cable with radius of 1.5 centimeter supports a chair lift. 9.9. A steel cable with radius of 1.5 centimeter supports a chair lift at a ski area
the maximum stress is not to exceed 10⁸ Newton per meter square. What is the maximum load the cable can support? Okay. अब देखिए बेटा, यहां पर हमारे पास एक केबल है, यहां पर एक चेयर, यहां पर एक चेयर है ना। अब यहां पर जो ये केबल है ना, इसका सिग्मा मैक्स दिया हुआ है। यहां पर आदमी बैठ के, आपको पता होगा यहां पर द पर्सन में सिट हियर, और यहां पर 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैन से सिग्मा मैक्स। एंड हियर स्टील केबल विथ रेडियस, रेडियस जो है आपके पास 1.5 × 10⁻² मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपके पास जो है उसने कहा है, ये देखिए रिजिड नहीं, a steel cable with radius of 1.5 meter supports a chairlift in ski area if the maximum stress is not to exceed 10⁸ Newton per meter square. What is the maximum load the cable can support? है ना। तो सिग्मा मैक्सिमम अगर आप लोग ले लें तो ये वाला F मैक्सिमम अपॉन एरिया। ओके, सो सिग्मा मैक्सिमम इनटू A is equal to we can say F max. So F max maximum load can be given by this way 10⁸, और एरिया की जगह पे आप यहाँ पर पाई r स्क्वायर लिखोगे। यहाँ पर 10⁸ और यहाँ पर 3.14 और यहाँ पर r की जगह पे 1.5 × 10⁻² का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन आप कर लो, जितना आए इतना न्यूटन आपका आंसर, जितना आए इतना न्यूटन आपका जो है आंसर आएगा। So this is how we can easily find out the value of F max. Okay, so ये वाला आपके पास इतना आ गया। चलिए now question number 9.10. Question number: a rigid bar of mass 15 kg is supported symmetrically by 3 wires, each of 2 meter long. Those at each end are copper and at the middle one is of iron. Determine the ratios of the diameters if each has to have same tension. ओके, सो यहाँ पर आपके पास क्या है, 15 किलोग्राम का एक बार है। सपोज दिस इज बार ऑफ 15 किलोग्राम एंड इट इज सपोर्टेड बाय 3 वायर्स एंड द वायर एट द एंड्स आर ऑफ कॉपर एंड वायर एट द सेंटर आर ऑफ आयरन, है ना। ये वाला आपके पास आयरन बाय 3 वायर्स 2 मीटर लॉन्ग. Those at each end are of copper and middle one is of iron. Determine the ratio of their diameters. That is, they are, suppose this is 1 number and this is 2 number. This is again 1 number. Now this is rigid support. है ना, ये वाला आपके पास क्या हो गया, rigid support हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर determine the ratio of the diameter each if one has to have the same tension. अच्छा, इसके अंदर जितना टेंशन डेवलप होगा उतना ही टेंशन इसमें और उतना ही टेंशन इसमें, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ d1/d2, है ना। तो ये इसका रेशियो कितना होगा। सो बहुत सिंपल है, आपको यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर अभी हम लोगों ने देखा था 120 × 10⁹ और यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील आयरन या स्टील, है ना, उसका होगा 2 × 10⁻11। ठीक है बेटा, स्टील और आयरन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, है ना। स्टील is an alloy of carbon
एंड आयरन। इसमें कार्बन जो है ना 0.3 to 0.4% जितना होता है, केमिस्ट्री में आपको अच्छे तरीके से पता होगा, तो 0.3 to 0.4%। सो स्टील अप्रोक्सीमेटली आप लोग देखोगे तो वो आयन ही होता है, स्टील जो होता है वो आयन ही होता है ना। तो उसका यंग मॉड्यूलस में भी एक बार देख लेता हूँ, शायद कुछ डिफरेंस हो या स्टील जितना ही है, मैं देख लूँ एक बार। आयन रो, अच्छा आयन जो है उसका 190 दिया हुआ है, इसका 190 दिया हुआ है, ओके, इंटू 10⁹9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके नो प्रॉब्लम, ये वाला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, अब हमको d1 अपॉन d2 ढूंढना है, तो वी विल टेक y कॉपर अपॉन y स्टील, आयरन नॉट स्टील बट दिस आयरन, y आयरन। तो ये वाला कितना होगा, सिग्मा कॉपर अपॉन एप्सिलॉन कॉपर डिवाइडेड बाय सिग्मा आयरन अपॉन एप्सिलॉन आयरन, ठीक है ना। सो ये वाला कितना होगा, y कॉपर का मतलब क्या हो गया 120 इंटू 10⁹9 और y आयरन कितना हो गया 190 इंटू 10⁹9 और ये सिग्मा कॉपर और एप्सिलॉन आयरन। सो सिग्मा कॉपर मतलब 1 कॉपर इंटू एप्सिलॉन 2 अपॉन सिग्मा 2 इंटू एप्सिलॉन 1, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 90, ये वाला हो गया 12 डिवाइडेड बाय 90 और सिग्मा की जगह पे T1 अपॉन A1 और यहाँ पर T2 अपॉन A2 है ना, और यहाँ पर डेल्टा L1 अपॉन L1 और यहाँ पर डेल्टा L2 अपॉन L2। अब उन्होंने ये डेल्टा L1 अपॉन L2 का हमको नहीं दिया है, तो हम लोग जो है यहाँ पर दोनों को इक्वल मानेंगे, है ना, कि दोनों के अंदर इलोंगेशन भी सेम हुआ है, ऐसा हम लोग मानेंगे, हमको मानना ही पड़ेगा। एक्चुअली ये पॉसिबिलिटी नहीं है लेकिन हमको मानना ही पड़ेगा। देखिए अब T1 T2 सेम है तो कैंसिल, यहाँ पर जो टेंशन है वही टेंशन यहाँ पर है, डेल्टा L1 L1 डेल्टा L2 L2 कैंसिल, तो ये वाला कितना हो गया 12/19 इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाय A1, तो ये वाला कितना हो गया 12/19 इज इक्वल टू पाई और A2 का जो वैल्यू है ना ये वाला हम लोग लिखेंगे R2 का स्क्वायर और ये वाला हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। सो ये वाला कितना हो गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू R2 बाय R1, तो ये वाला आपके पास R2 बाय R1 मिलेगा, तो R2 बाय R1 ये वाला जो मिल जाएगा, है ना। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा D2 बाय D1, है ना। अब इसका इन्वर्टेड हो जाएगा D1 बाय D2, इसका उल्टा कर दो और उसका भी उल्टा कर दो, यहाँ पर जो आया उसका भी उल्टा कर दो, तो you will get the value of D1 upon D2. So this is how we can easily find out the value of a ratio of the diameters. चलिए क्वेश्चन नंबर 9.11 पे हम लोग जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9.11 पे हम लोग जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9.11 इसकी बात अगर हम लोग करें, क्वेश्चन नंबर 9.11 की बात अगर हम लोग करें तो ये कह रहा है of 14.5 किलोग्राम मास fastened to end of the steel wire of unstretched length 1 meter is whirled in a vertical circle with angular velocity 2 revolution per second. At the bottom of the circle, the cross-sectional area of the wire is 0.0565 centimeter square. Calculate the elongation of the wire when the mass is at the lowest point of its path. चलिए अब हमारे पास जो है एक मास, कितना मास है 14.5 किलोग्राम का हमारे पास एक मास है। चलिए अब इट इज fastened to end of the steel wire of the length 1 meter, ये 1 मीटर का स्टील जो है वायर है।
is rolled in a vertical circle. तो ये ऐसे घुमाया जाता है वर्टिकल सर्कल में. चलिए, it is rolled in a vertical circle with an angular velocity that is omega is 2 revolution per second. So revolution को हम लोग रेडियन में फिर घुमाएंगे तो 2 pi radian per second. So omega is equal to, we can say, 4 pi radian per second will be, we can say, omega. So omega is equal to, we can say, 4 pi radian per second. The cross-sectional area of the wire, that is A, is 0.065, है ना, 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये नहीं चलेगा, ये वाला आपको मीटर स्क्वायर में ही चाहिए. तो ये वाला आपको 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. Calculate the elongation of the wire when the mass is at the lowest point of the path. जब यहाँ पर मास होगा तो तब उसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये लेंथ हमको दी हुई है, ये मास हमको दिया हुआ है और ये वाला हमारे पास एंगुलर स्पीड है. ओके, तो जब यहाँ पर होगा ना तो उसमें यहाँ पर इसका इलोंगेशन कितना होगा. दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट द इलोंगेशन, दैट मींस डेल्टा एल ऑफ दिस वायर. ये डेल्टा एल कितना होगा इसका. तो बहुत सिंपल है बेटा, देखिए यहाँ पर अगर ये वाला मास यहाँ पर है ना तो उसको एक फोर्स mg लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा, प्लस उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा ना ये वायर को. बहुत सिंपल है, जब वो यहाँ पर लोअर मोस्ट पॉइंट पे होगा तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा प्लस mg लगेगा. सो दिस विल बी इक्वल टू, वी कैन से f, है ना. तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, सो फोर्स इज इक्वल टू mg प्लस mv²/r. सो f इज इक्वल टू mg. अब ये v जो है आप इसकी जगह पे ओमेगा इंटू r रख दो और ये r का स्क्वायर, ये r हमको दिया हुआ है, मतलब r मतलब ये वाला रेडियस, ये वाला 1 मीटर. ओके, ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाय r. सो f इज इक्वल टू mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर r. ठीक है, सो mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर इनटू, वी कैन से r. तो ये वाला आपके पास हो गया इतना. ठीक है, ये वाला आपके पास कितना हो गया f. अब यहां से आप क्या करो, f ढूंढ निकालो. f कैसे ढूंढेंगे भाई, आप ही ने कहा है 14.5, g का वैल्यू है 10, ये 14.5, ये ओमेगा की जगह पे 2 पाई मतलब 4 पाई का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर, 4 पाई का पूरे का स्क्वायर और रेडियस आपके पास 1. तो यहां से आपको f मिल जाएगा. ठीक है, अब आप सिग्मा कैसे ढूंढोगे, तो f/a, तो ये f डिवाइडेड बाय a, एरिया जो है आपके पास 0.065 इंटू 10⁻⁴ और ये वाला आपको सिग्मा मिल जाएगा. ठीक है ना. अब ये स्टील है ना, तो यल मॉडुलस ऑफ स्टील इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. होगा ना बेटा, सिग्मा डिवाइडेड बाय, वी कैन से, एप्सिलॉन. तो ये वाला कितना हो गया आपके पास, स्टील का मैंने आपको पहले भी कहा था 2 इंटू 10⁻11 इंटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा. तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल. अब एल तो आपके पास 1 मीटर ही है, एल जो आपके पास 1 मीटर ही है, यही वाला आपके पास एल हो जाएगा, है ना. ये वाला ये सर्कल के लिए रेडियस हो जाएगा और यही लेंथ ऑफ द वायर हो जाएगा. सो डेल्टा एल इनटू एल इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻11. अब ये डेल्टा एल डिवाइडेड बाय 1, ये वाला आप यहां से रख दो और उसको इससे डिवाइड कर दो 2 इंटू 10⁻11. सो दिस मच वुड बी, वी कैन से, डेल्टा एल. तो इलोंगेशन आपके पास कितना हो जाएगा, डेल्टा एल जितना आपके पास इलोंगेशन जो है हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल. सो ये वाला आपके पास 9.11 हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 9.12 को देखिए. ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जब इस एक्सट्रीम एंड पे आएगा यहाँ पर, तो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा. अब यहाँ पर F इज इक्वल टू mg प्लस mv²/r. तो ये वाला जो है आपके पास F मिलेगा. F डिवाइडेड बाय A विल बी गिविंग यू, वी कैन से, सिग्मा एंड y इज इक्वल टू, वी कैन से, ना हो जाएगा. अब 9.12 को देखिए. क्वेश्चन नंबर 9.12. Compute the bulk modulus of water from the following data. Initial volume, let us say given. Initial volume is equal to 100
लीटर। ओके 100 लीटर। चलो प्रेशर इंक्रीज डेल्टा पी, इंक्रीज इन प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर, ये बढ़ाता हूं मैं आपको, और फाइनल वॉल्यूम दैट इज V2 is equal to 100.5 liter. Compute the bulk modulus of the water. Compare the bulk modulus of water with that of the air. Explain in simple terms why the ratio is so large. So let's see. हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बल्क मॉडुलस ढूंढना है ना, तो हमको यहाँ पर डेल्टा V ढूंढना पड़ेगा, मतलब V2 माइनस V1. So delta V is equal to 100.5 minus 100. तो ये वाला हो जाएगा delta V is equal to we can say 0.5 into 10⁵ लीटर। चलिए ये लीटर हमको नहीं चलेगा, लीटर इज नॉट एन ऐसा यूनिट, तो उसको हम लोग मीटर क्यूब में घुमाएंगे, तो ये वाला कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये वाला आपको डेल्टा V आ गया। अब बल्क मॉड्यूलस आप देखोगे, बल्क मॉड्यूलस हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस, है ना, वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। सो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू सिग्मा V डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन V। तो सिग्मा क्या हो गया, तो सिग्मा इज इक्वल टू F टोटल। देखिए अगर आपके पास ये है ना, तो हर जगह पे आपको जितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स डिवाइडेड बाय, अगर ये स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया, तो F डिवाइडेड बाय A, और ये कितना हो जाएगा डेल्टा V डिवाइडेड बाय V, कैंसिल डेल्टा V डिवाइडेड बाय V ओरिजिनल वॉल्यूम। सो ये वाला कितना हो जाएगा, ये F अपॉन A विल बी गिविंग यू डेल्टा V, मतलब या तो P आप लिख सकते हो उसको, अगर डेल्टा P नहीं लिखना तो आप P भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V। तो ये वाला कितना हो गया, बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू P। ये वाला आपके पास डेल्टा P इज 100 एटमॉस्फेयर। अब देखिए बेटा 1 एटमॉस्फेयर जो होता है ना, इट इज 1.031 into 10⁵ पास्कल होता है। ये आप पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, ये आप पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, नहीं 013 होगा, 013 into 10⁵ पास्कल। तो ये वाला डेल्टा P है ना, तो ये 100 into 1.013 into 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो ये बल्क मॉड्यूलस आप लिखोगे, ये वाला हो जाएगा 1.013 into 10⁷ डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V। तो ये वाला 0.5 into 10⁻³ और ये V जो है ना, ये वाला आपके पास जो हो गया आपके पास 100 मीटर, तो 100 into 10⁻³। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये बल्क मॉड्यूलस आपके पास जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अब उन्होंने कहा है कि यू कंपेयर दिस विद द बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर। तो एयर का बल्क मॉड्यूलस हमारे पास एक मिनट, एयर का 1 into 10⁻⁴ है, यहाँ पर पेज नंबर 239 पर दिया हुआ है। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर, एयर का जो है 1 into 10⁻⁴ पास्कल, ये वाला आपके पास एयर का है। तो इसको इसके साथ में कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर करोगे, तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर या ऐसे लिखोगे बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर, ये जो आया वो आपको कंपैरिजन हो गया। फिर उसके बाद जो आपको ये आंसर भी देना है। अब देखिए बेटा यहाँ पर सॉरी एक कॉल आ गया था, तो अभी जो है ना यहाँ पर क्या होगा कि वाई द रेशियो इज सो लार्ज, बिकॉज द एयर इज more compressible as compared to the air is more compressible as compared to the water। तो air जो है more compressible है to that of the water। तो air का जो है डेल्टा V बाय D ये बहुत ज़्यादा होगा, ये वाला आपके पास बहुत ज़्यादा होगा as compared to that of the water। तो ये वाला आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला आपके पास डेल्टा V बाय D ऐसा हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर, तो why the ratio is so large, because air is
मच मोर कंप्रेसिबल देन दैट ऑफ द वाटर। फिर उसके बाद 9.13 को देखिए, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट द डेप्थ वेयर द प्रेशर इज एटमॉस्फेयर। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर at the depth where the pressure is 80 atmosphere given its density at the surface is 1.03 into 10 to, ये 103 लिखा हुआ है, 103 नहीं होना चाहिए, 10 to 3 होना चाहिए, मेरी बुक में 103 लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि यहाँ पर उसकी डेंसिटी एट द सरफेस ρ1 ये आपके पास है 1.03 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना। और अगर जो है ये 80 मीटर की डेप्थ में, नहीं डेप्थ हमको नहीं दी, यहां पर आपको प्रेशर जो दिया है, यहां पर जो प्रेशर होगा ना ये 1 एटमॉस्फेयर होगा, 1 एटमॉस्फेयर, और P2 जो है ये 80 एटमॉस्फेयर होगा, 80 एटमॉस्फेयर। मतलब यहाँ पर जो आपके पास जो वाटर है ना, ये वाटर का अपना खुद का मास होगा, और अपने खुद के मास से जो है यहाँ पर उसको प्रेशर बनेगा। तो दैट प्रेशर इज एट 80 एटमॉस्फेयर गिवन दैट इट्स डेंसिटी एट द सरफेस। तो यहाँ पर उसकी डेंसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, वी कैन सेट V2। अब ये वाटर का हमको बल्क मॉड्यूलस चाहिए, तो इसके पहले के क्वेश्चन में आपने गिना होगा, या तो फिर मैं यहीं से वाटर का बल्क मॉड्यूलस ले लूँ। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर, बल्क मॉड्यूलस ग्लास निकल लिक्विड वाटर 2.2 इंटू 10⁻⁹। यस, बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर इज 2.2 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वाला उसका बल्क मॉड्यूलस हो गया। चलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर डेल्टा पी कितना आ रहा है मालूम है। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1। यहाँ पर बॉटम पे 80 एटमॉस्फेयर प्रेशर और सरफेस पे उसका 1 एटमॉस्फेयर, मतलब 79 एटमॉस्फेयर इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन प्रेशर। मतलब ये वाला आपके पास डेल्टा पी। अब डेल्टा पी को अगर हम लोग उस पर कन्वर्ट करेंगे तो इट इज 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये वाला आपके पास हो गया पास्कल। अब हमारे पास बल्क मॉड्यूलस क्या होगा, सो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू डेल्टा पी, ऐसे भी लिख सकते हैं ना अपन, अपॉन डेल्टा वी बाय वी, ठीक है, डेल्टा वी बाय वी। तो ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास, अगर हम लोग देखेंगे ये एक्चुअली बल्क मॉड्यूलस होता है, इट इज F डिवाइडेड बाय A अपॉन डेल्टा V बाय V, ठीक है ना, बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर B इंटू डेल्टा V बाय V इज इक्वल टू, वी कैन से डेल्टा P। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डेल्टा V बाय V इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय V। सो डेल्टा V कितना हो जाएगा, इट इज V2 माइनस V1, है ना, यहाँ का V2 माइनस V1 अपॉन V1 इज इक्वल टू, ये तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, लेट अस से V2 माइनस V1 इज इक्वल टू दिस मच V1, ठीक है ना, इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे। सो V2 इज इक्वल टू, वी कैन से यहाँ पर ये वाला जो आए इनटू V1, ये V2 हो गया। नाउ दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द डेंसिटी। सो ρ2 अपॉन ρ1 इज इक्वल टू मास अपॉन V2 अपॉन मास अपॉन V1, है। तो एक मास का V2 वैल्यू है तो दूसरे मास का V1 हो जाएगा। सो दिस टू विल गेट कैंसल। सो ये वाला हो जाएगा V1 अपॉन V2। सो ये वाला आपके पास ρ2 अपॉन ρ1, तो ये वाला आपके पास कितना आ जाएगा, V1 अपॉन V कैंसल। सो ρ2 अपॉन ρ1 will be equal to V cancel V1 upon V2. This is how you can easily find out the value of ρ2। ρ2 कैसे फाइंड आउट करोगे, अब ये वाला आपको मिल जाएगा, देखिए ρ2 डिवाइडेड बाय ρ1, ये वाला आपको कुछ मिलेगा। सो ρ2 is equal to 10 into ρ1। ρ1 कितना है आपके पास, 1.03 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, ये वाला आपके पास नंबर है, ठीक है। सो ये वाला आपके पास इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज ऑफ वॉल्यूम इन ग्लास स्लेब व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर। ओके, चलिए 9.14 पर हम लोग जाते हैं और 9.14 में हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहां पर आपके पास एक ग्लास का स्लेब, उसका इनिशियल वॉल्यूम सपोज V1 और उसके ऊपर बल्क मॉड्यूलस अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसको कंप्रेशन हो जाएगा, मतलब उसका कंप्रेशन होने के बाद ये वाला ग्लास वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो है कुछ कम हो जाएगा, मतलब V2 विल बी स्लाइटली लेस, है ना। तो ये वाला हो जाएगा compute the fractional change in volume, that means they are asking us to find out delta V by V. Delta V by V is how much, and where it is subjected to hydraulic pressure. Hydraulic pressure means from all the sides, the pressure is given from all the sides, and the pressure is given that is 10 atmosphere, but atmosphere is not an SI unit, so 10 into 1.013 into we can say 10 to 5 पास्कल, ये आप प्रेशर दे रहे हो, सो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू P अपॉन डेल्टा V बाय V। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो डेल्टा V बाय V, इसको अगर हम लोग ऐसे ले आएंगे तो डेल्टा V बाय V इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय we can say बल्क मॉड्यूलस। अब बल्क मॉड्यूलस, ये प्रेशर तो आपके पास है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ द ग्लास आपको मिल जाएगा यहां से, कहां गया उसे ढूंढो, glass 37, bulk modulus of the glass is 37 into 10 raised to 9 pascal, 10 raised to 9 we can say it is going to be pascal, इतना आपके पास P आ गया। now put the values and find out the answer, ठीक है। तो बेटा आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।